अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की गरीबी और सोशल प्रोटेक्शन के नज़रियात के बिल्कुल मरकज़ में है। ये कोई फ्लैशी या ग्लैमरस चीज़ नहीं है, ना कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ना मोटरवेज, ना एनर्जी कॉरिडोर्स, मगर लाखों ख़ानदानों के लिए ये हुकूमत का सबसे सीधा और रियल सपोर्ट है जो लोगों की रोज़ी रोटी से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है। हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP की। अगर आपने कभी पाकिस्तान के डेवलपमेंट गोल्स, SDGs या सोशल वेलफेयर के किसी डिबेट का हिस्सा लिया है तो चांसेस हैं कि आपने BISP का नाम सुना होगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो इससे कम वाकिफ़ हैं, ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे सेंट्रल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम यही है। ये 2008 में लॉन्च हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसका नाम लेट बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखा गया। BISP का असल मकसद ये था कि सबसे गरीब घरानों को महंगाई, फूड इनसिक्योरिटी और माशी शौक से किसी हद तक बचाया जा सके। और जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उस वक्त कॉन्टेक्स्ट था 2008 का ग्लोबल फूड एंड फ्यूल क्राइसिस, जहां आटा, चावल, दाल, पेट्रोल सब की कीमतें आसमान को छू रही थीं। पाकिस्तान में लो इनकम फैमिलीज़ जो ऑलरेडी मुश्किल में थे, उनके लिए ये क्राइसिस डेवस्टेटिंग साबित हो रहा था। उसी वक्त ये आइडिया सामने आया था कि स्टेट को एक स्ट्रक्चर तरीके से इन लोगों की मदद करनी चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के और बिना किसी शर्त के। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स देता है, यानी हुकूमत गरीब घरानों को हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने के बाद एक मुकर्रर रकम फराहम करती है, जो आम तौर पर घर की औरत या वाइफ, मदर या ग्रैंड मदर के नाम पर होती है। ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम इंटेंशनली ख़वातीन के नाम पर डिज़ाइन की गई थी, क्योंकि रिसर्च ने ये दिखाया है कि जब पैसा औरत के हाथ में होता है तो उसका ज़्यादा हिस्सा बच्चों की तालीम, सेहत और घर के खर्चे पर लगता है और ओवरऑल घर की वेलबींग बेहतर होती है। इस प्रोग्राम का लॉजिक 2 बुनियादी पॉइंट्स पर खड़ा है। पहला, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट उन घरों के लिए एक सेफ्टी नेट बन जाती है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी डेली इनकम इनफॉर्मल होती है या जहां कोई रोज़गार का गारंटी नहीं होता। ये पैसा उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए है, जैसे कि राशन, मेडिसिन या स्कूल फ़ीस का सहारा बन जाता है। दूसरा, जब आप पैसा सीधा औरत को देते हैं तो आप सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते, आप एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। ऐसे डिसीजंस लेकर आप एक ऐसे कल्चर को स्ट्रेंथन करते हैं जहां औरत को घर में फ़ैसलों में सेंट्रल रोल दिया जाता है। मगर ये भी समझना ज़रूरी है कि BISP सिर्फ एक खैरात का निज़ाम नहीं है, ये एक स्ट्रेटिजिक पॉलिसी इंटरवेंशन है, पाकिस्तान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम हिस्सा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 39% अफराद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, यानी सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि तालीम, सेहत और लिविंग स्टैंडर्ड्स तीनों इंडिकेटर्स में कमी होती है। और जब कभी कोई फ्लड, ड्राउट या मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ये फैमिलीज़ जो ऑलरेडी एज पर होते हैं सीधा नीचे गिर जाते हैं। BISP जैसे प्रोग्राम्स का काम है कि वो उन फैमिलीज़ को इस क्लिफ से नीचे गिरने से बचाएं। और BISP का स्केल भी छोटा नहीं है। 2024 के डेटा के मुताबिक 9 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड्स यानी ख़ानदान इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का एवरेज हाउस होल्ड साइज़ अगर 6 लोग माने तो इसका मतलब है कि तकरीबन 5 करोड़ लोग डायरेक्टली इस प्रोग्राम से टच हो रहे हैं, जो कि मुल्क के टोटल पॉपुलेशन के तकरीबन 22% हिस्सा बनता है। यानी हर छठा बंदा या औरत किसी न किसी सूरत में BISP के ज़रिए हुकूमत की तरफ से सपोर्ट ले रहा है। और ये भी याद रखना चाहिए कि कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स दुनिया भर में टेस्ट और वैलिडेट किए गए हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील का बोल्सा फेमिलिया प्रोग्राम हो या मेक्सिको का प्रॉस्पेरा, सब में देखा गया है कि अगर कैश ट्रांसफ़र ट्रांसपेरेंट हो, टारगेटेड हो और रेगुलर हो तो इसका असर ना सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन पर होता है बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी होता है। तालीम के एनरोलमेंट रेट्स बढ़ते हैं, वैक्सीनेशन कवरेज बेहतर होती है और फूड कंजम्पशन ज़्यादा स्टेबल होता है। पाकिस्तान में भी BISP के मुतालिक स्टडीज़ ने ये बताया है कि इस प्रोग्राम ने फूड इनसिक्योरिटी में कमी की है और हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस इम्प्रूव हुआ है। और एक और अहम बात यह है कि BISP पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का कोर बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिर्फ कैश ट्रांसफ़र नहीं बल्कि और भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर वसीला तालीम प्रोग्राम जो स्कूल जाने वाले बच्चों को स्टाइपेंड देता है ताकि उनकी अटेंडेंस बढ़े, या फिर नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जिसका डेटा इस्तेमाल करके हुकूमत सब्सिडीज़, रिलीफ पैकेजेस और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को ज़्यादा टारगेटेड बना सकती हैं।
یہ رجسٹری 35 ملین سے زیادہ ہاؤس ہولڈس کا ڈیٹیل ڈیٹا رکھتی ہیں جس میں ان کی انکم، ایسٹس اور سوشل انڈیکیٹرز ڈاکیومنٹڈ ہے۔ ایک اور مثال، کووڈ-19 کے دوران جب ملک لاک ڈاؤن میں چلا گیا تھا تو حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام لانچ کیا، جس میں اسی BISP والی رجسٹری کا استعمال کر کے کروڑوں لوگوں کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور IMF نے بھی اس ایمرجنسی رسپانس کی ایفیشنسی کو ایکنالج بھی کیا تھا۔ یہ سب BISP کے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کی وجہ سے پاسبل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرفارمنس کیسی رہی ہے؟ تو پرفارمنس کا جواب ڈیٹا دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے 2021 کی ایویلیویشن کے مطابق BISP نے کنزمپشن سموتھنگ میں مدد کی ہے، یعنی ان غریب گھرانوں کی خریداری کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے جو کسی اور صورت میں روٹی، دوائی اور تعلیم کے لیے پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح BISP بینیفیشری ہاؤس ہولڈز میں ڈائٹری ڈائیورسٹی بڑھی ہے، یعنی وہ لوگ جو صرف روٹی اور چائے تک لمیٹڈ نہیں رہے بلکہ ان کا کھانا زیادہ مختلف اور بہتر ہوا ہے۔ ہاں، چیلنجز بھی ہیں، مثال کے طور پر انفلیشن جو کہ 2023 میں تقریباً 30% تک چلی گئی تھی، نے کیسز ٹرانسفر کی ریئل ویلیو کو کافی افیکٹ کیا تھا۔ اس وقت 10,500 روپے کوارٹرلی پیمنٹ ملتی ہے جو روزمرہ کے خرچے کے لحاظ سے کافی نہیں۔ ایکسپرٹس یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ رقم انفلیشن انڈیکسڈ ہونی چاہیے، یعنی مہنگائی بڑھنے پر اس میں اضافہ ہو۔ ساتھ ہی ڈیلیوری سسٹم کو اور اسٹریم لائن کرنا ہوگا۔ کچھ علاقوں میں ابھی بھی بایو میٹرک ویریفیکیشن اور پیمنٹ ڈیلیز کی کمپلینٹس آتی ہیں، مگر اوور آل ٹریجیکٹری پازیٹیو رہی ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اس پروگرام کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک انکریجنگ بات ہے کہ مختلف گورنمنٹس، چاہے وہ PPP ہوں، PMLN ہوں یا PTI، سب نے اس پروگرام کو کسی نہ کسی صورت میں کنٹینیو رکھا ہے۔ اور اب تو یہ آئیڈیا بھی ایکسیپٹ ہو چکا ہے کہ سوشل پروٹیکشن کوئی آپشنل پالیسی نہیں بلکہ کور اکنامک پالیسی کا حصہ ہے۔ BISP کی اہمیت کا سب سے اچھا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ صرف پیسہ نہیں دیتا، یہ ڈگنیٹی دیتا ہے۔ جب ایک ماں کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو اسے کسی سے ادھار نہیں لینا پڑتا۔ جب ایک فیملی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں کچھ سپورٹ ملے گا تو وہ اپنا بجٹ پلان کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو BISP کی ضرورت کیوں ہے تو جواب صرف غریبی نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ غریبی کمپلیکس ہے، یہ اسٹرکچرل ہے اور اس کا حل صرف گروتھ سے نہیں، انکلوسیو گروتھ سے ہوگا۔ ہم انفراسٹرکچر بنائیں، موٹر ویز بنائیں، لیکن اگر لوگ بھوکے سو رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا مطلب ادھورا ہے۔ BISP ہماری اکانومی کا وہ ہیومین چہرہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسٹیٹ کا فرض صرف GDP نمبرز بڑھانا نہیں بلکہ اپنے سب سے کمزور شہری کو عزت اور مدد دینا بھی ہے۔ کیا BISP واقعی وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا اس سے غریبی کم ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کی زندگی میں کوئی میننگ فل بہتری آئی ہے؟ آج کے اس حصے میں ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کریں گے، نمبرز کے ذریعے اور ریسرچ کے ذریعے اور گراؤنڈ ریالٹیز کے ذریعے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ 2025 کے فسکل ایئر کے لیے فائنانس منسٹری نے BISP کے لیے 716 بلین روپے ایلوکیٹ کرنے کا پروپوزل دیا ہے۔ یہ ایک ہیوج نمبر ہے اور پچھلے سال کے 593 بلین روپیز کے مقابلے میں تقریباً 20% کا اضافہ ہے۔ 2 وجوہات اس اضافے کے پیچھے ہیں۔ پہلی وجہ ہے انفلیشن یعنی مہنگائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کا پرچیسنگ پاور پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب دال، چاول، دودھ اور پیٹرول کی قیمت روز بڑھتی ہے تو اس مدد کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت سوشل پروٹیکشن کو سیریس لینا چاہتی ہے۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ریفارمز لا رہے ہیں، سبسڈیز کاٹ رہے ہیں، انرجی پرائسز بڑھا رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے سیفٹی نیٹ بھی ضروری ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ اس لیے BISP کا بجٹ بڑھانا ایکچولی میکرو اکنامک ریفارمز کا انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ پیسہ کس کس تک پہنچ رہا ہے۔ فی الحال BISP تقریباً 9 ملین خاندانوں کو کور کرتا ہے۔ اگر ہر گھر میں 6 افراد کا ایوریج رکھیں تو 5 کروڑ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس پروگرام سے کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن یہ صرف بیسک کیش ٹرانسفر تک لمیٹڈ نہیں، تعلیمی وظائف یعنی اسکول اسٹائپنڈز بھی اب BISP کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں۔ اس وقت 6.3 ملین لڑکے اور 5.7 ملین لڑکیاں اسکول اسٹائپنڈز لے رہی ہیں۔ یہ فگر صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس چینج کی نشانی ہے جو BISP لا رہا ہے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں لڑکیوں کی تعلیم سب سے پیچھے ہوتی ہے۔ غریبی کے بہت سے کیسز میں ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اسکول فیس، یونیفارم یا کتابیں افورڈ کر سکیں، تو بچی کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حکومت خود ان بچوں کے لیے منتھلی اسٹائپنڈ دے رہی ہو تو ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ تعلیم میں کچھ ویلیو ہے، کچھ ریٹرن مل رہا ہے، اور یہ لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشن کا پوائنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں امپیکٹ کی، یعنی اصل زندگیوں میں کیا فرق پڑا ہے۔
ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट का एक डिटेल्ड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कंडक्ट हुआ था, जिसमें देखा गया कि BISP का असर हाउस होल्ड्स पर क्या पड़ता है। उस रिसर्च ने ये बताया कि BISP बेनिफिशरी फैमिलीज़ में फूड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंटली बेहतर हुई है। यानी वो घराने जो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते थे, अब उनके खाने का सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा असर ये देखा गया कि उन लोगों को अपनी छोटी इमरजेंसी नीड्स के लिए एसेट्स नहीं बेचनी पड़ती। अक्सर गरीब लोग जब किसी मेडिकल इमरजेंसी या इनकम लॉस का सामना करते हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, सोइंग मशीन या छोटी बाइक बेचकर गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जब BISP की रेगुलर पेमेंट मिल रही होती है तो ये फोर्स्ड एसेट सेल्स कम हो जाती हैं। और ये सिर्फ फाइनेंशियल या कंजम्पशन लेवल का असर नहीं बल्कि बिहेवियरल चेंज भी देखा गया है। BISP के बेनिफिशरीज अब ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे कि दाल, गोश्त, दूध, सब्जियां, जो पहले डाइट का रेगुलर हिस्सा नहीं होते थे। मतलब ये कि वो पैसा सिर्फ गुजारे का ज़रिया नहीं बल्कि एक ज़्यादा डिग्निफाइड ज़िंदगी का रास्ता बन रहा है। तालीम के हवाले से भी ये देखा गया है कि BISP बेनिफिशरी फैमिलीज़ में स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं। जब माँ के पास पैसा होता है और उसे मालूम होता है कि बच्चे की अटेंडेंस से स्टाइपेंड जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि बच्चा स्कूल जाए। जेंडर डायमेंशन इस प्रोग्राम का एक और पावरफुल पहलू है। जब BISP की पेमेंट सीधा औरत के नाम पर होते हैं और वो भी बायोमेट्रिकली वेरीफाइड पेमेंट सेंटर्स, तो उसका असर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं सोशल भी होता है। बहुत सी ख़वातीन के लिए ये पहली दफ़ा होता है कि उनका अपना CNIC इस्तेमाल हो रहा है, पहली दफ़ा कि उनके हाथ में कैश आ रहा है। ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब वो सिर्फ घर का खाना नहीं चला रही होती हैं, वो ये भी तय कर रही होती हैं कि पैसा कहाँ लगे। ऊपर से इनफॉर्मल कर्ज या हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने की ज़रूरत भी कम हो जाती है, जो पहले महंगाई या बीमारी के वक्त लिए जाते थे। रीजनल ब्रेकडाउन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। BISP का ज़्यादा कवरेज उन इलाकों में है जहाँ गुर्बत का रेशो हाई है, जैसे इंटीरियर सिंध, सदर्न पंजाब, बलूचिस्तान और KP के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। इन इलाकों में एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही काफ़ी लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग या SME फाइनेंस इन एरियाज़ में मुश्किल से पहुंचती हैं। ऐसे में BISP अक्सर वो आखिरी विजिबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन बन जाता है जो किसी भी लेवल पर लोगों की याद दिलाता है कि स्टेट उनका वजूद मानता है। और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो BISP का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी प्रॉमिसिंग है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सिर्फ 7 से 8% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये जो हुकूमत एलोकेट करती है उसमें से 92 रुपये सीधा बेनिफिशरी तक पहुंचता है, जो दुनिया भर के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा एफिशिएंसी है। ज़्यादातर मुल्कों में ये रेशो 10 से 15% होता है। ये भी इस बात की निशानी है कि BISP ने अपने सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया है। डिजिटल पेमेंट्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डेटा बैक टारगेटिंग जैसे टूल्स के ज़रिए। तो ये सब देखा जाए तो एक बात तो वाज़ेह है, BISP ने अपना इंटेंडेड रोल काफ़ी हद तक पूरा किया है। ये प्रोग्राम सिर्फ गरीबों तक पहुंच गया है बल्कि उनकी ज़िंदगी में टैंजिबल तब्दीली भी ला रहा है। इसने ह्यूमन डिग्निटी, स्टेबिलिटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट किया है, वो भी एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेस आम बात है। और सबसे ज़रूरी बात, ये प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव भी है, स्केलेबल भी है और पॉलिटिकली बायपार्टिजन भी। यानी हर हुकूमत ने इसे किसी ना किसी शक्ल में कंटिन्यू रखा है। तो जब हम बात करते हैं कि BISP पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन का बैकबोन है, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियलिटी है, ग्राउंडेड इन डेटा एंड ग्राउंडेड इन लिव्ड एक्सपीरियंस। लेकिन हर प्रोग्राम की तरह BISP भी परफेक्ट नहीं, चैलेंजेस अभी बाकी हैं। और ब्रेक के बाद हम उन मसाइल पर बात करेंगे जिन्हें सॉल्व किए बिना BISP अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। अब हम उस पहलू पर बात करते हैं जो किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम के लिए सबसे क्रिटिकल होता है, चैलेंजेस। क्या BISP परफेक्ट है? नहीं, और ना ही कोई प्रोग्राम होता है। अगर इन चैलेंजेस को समझा ना गया, इनका हल नहीं निकाला गया, तो जो इफ़ेक्टिवनेस BISP ने अब तक हासिल की है वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन मसाइल पर खुली और ईमानदारी से बात करें। सबसे पहला चैलेंज टारगेटिंग का है, यानी किन लोगों तक यह मदद पहुंच रही है और किन लोगों को अभी भी इसकी ज़रूरत होने के बावजूद ये सपोर्ट नहीं मिल रही। BISP के लिए टारगेटिंग का मेन टूल है नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, यानी NSER। ये एक नेशनल डेटाबेस है जिसमें हाउस होल्ड्स के पॉवर्टी स्कोर्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं। मगर मसला ये है कि ये डेटा अब आउटडेटेड हो चुका है। NSER की लास्ट मेजर अपडेट 2019 में हुई थी।
उस वक्त का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उस वक्त के प्राइसेस, उस वक्त का सोशल सेटअप, सब कुछ मुख्तलिफ था। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कोविड-19 का इकोनॉमिक झटका देखा है, इन्फ्लेशन का सुनामी फेस किया है और बढ़ती हुई इनकम इनक्वालिटी का सामना किया है। ऐसे में बहुत से फैमिलीज़ हैं जो गरीबी के नीचे जा चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड NSCR में है ही नहीं। और कुछ लोग जो 2019 में गरीब थे, अब उनका हाल बेहतर हो गया है, लेकिन वो अब भी मदद ले रहे हैं क्योंकि उनका नाम डेटाबेस में अब तक एलिजिबल शो हो रहा है। ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स BISP की इफ़िशेंसी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। दूसरा चैलेंज ऑपरेशनल डिलेज का है। जब आप एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसका टारगेट पॉपुलेशन वो लोग हैं जो रोज़ाना की इनकम पर गुजारा करते हैं, यानी जिनके लिए 1000 रुपये का डिले भी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, तो फिर टाइमिंग सब कुछ होता है। लेकिन BISP के केस में कई बेनिफिशरीज़ को पेमेंट्स लेट मिलती हैं या कभी कभी बिल्कुल मिस हो जाती हैं। कभी ATM नेटवर्क डाउन होता है, कभी एजेंट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता, कभी बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से पैसा नहीं मिलता। ऐसे में जब किसी माँ को अपने बच्चों को स्कूल का स्टाइपेंड एक महीना लेट मिलता है तो वो शायद स्कूल फ़ी नहीं भर पाती हैं, या किसी बीमार बच्चे का इलाज डिले हो जाता है। या ऑपरेशनल डिलेज छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, ये रियल लाइफ इम्पैक्ट वाले मसाइल हैं। तीसरा चैलेंज डिजिटल एक्सेस का है, जिस पर अक्सर पॉलिसी मेकिंग में कम फोकस होता है। BISP ने डिजिटल पेमेंट टूल्स इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट्स, ATMs एंड POS डिवाइसेस के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करना, पेपरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट। लेकिन असल ज़िंदगी में जब आप गांव की एक औरत को देखें जिसके पास ना स्मार्टफोन है, ना मोबाइल लिटरेसी और ना ही आसानी से एक्सेस टू एनी एजेंट, तो आपको ये समझ आता है कि डिजिटाइजेशन का मतलब हर किसी के लिए एम्पावरमेंट नहीं होता। अक्सर औरतें मोबाइल फ़ोन्स चलाना नहीं जानती या उनके घर के मर्द उन्हें फ़ोन यूज़ करने नहीं देते। इस वजह से वो मिडल मैन या अपने मेल रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं जो उनके पैसे को कभी कभी मिस यूज़ भी करते हैं। जो सिस्टम एम्पावरमेंट के लिए बना था वो कभी उनकी ऑटोनॉमी को और अंडरमाइन कर देता है। चौथा चैलेंज स्ट्रक्चरल है, यानी ये डिबेट कि BISP सिर्फ पैसे देने तक लिमिटेड क्यों है। क्रिटिक्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिस्ट, NGOs और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ कैश दे रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे तो आप लोगों को गरीबी से टेम्परेरी निकाल तो सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या PIDE का एक रीसेंट पॉलिसी ब्रीफ में ये भी पॉइंट उठाया गया कि कैश ट्रांसफर्स के साथ अगर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, माइक्रो लोन्स या फाइनेंशियल इंक्लूजन टूल्स का इंटीग्रेशन ना हो तो लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, थ्राइव नहीं करते। मतलब ये कि BISP को फ्यूचर में मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जहां कैश के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क भी एक रियलिटी है। अभी तक BISP को रिलेटिवली ब्रॉड पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहा है। हर हुकूमत ने इसे कंटिन्यू किया है, चाहे उसका नाम थोड़ा चेंज किया हो। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी सियासतदान ने इसे अपनी कैंपेन का टूल बना लिया या इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया तो ये पूरा प्रोग्राम का क्रेडिबिलिटी के लिए ख़तरा हो सकता है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं, ट्रस्ट से होता है। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, मेरिट बेस्ड है और किसी की पर्सनल पॉलिटिक्स से मुतासिर नहीं है, तभी वो लोग उसे इज्जत से देखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि BISP की ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पॉलिटिकली न्यूट्रल और कंसिस्टेंट रहे। और आखिरी लेकिन शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का। हर साल BISP का बजट बढ़ता जा रहा है। 716 बिलियन रुपए का एलोकेशन छोटी बात नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान, जिसका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हाई है और जहां टैक्स टू GDP रेशियो सिर्फ 9 से 10% के आसपास है, वहां पे क्या हम ये लेवल का सोशल प्रोटेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं? जब तक टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आते, जब तक स्टेट अपनी रेवेन्यू जनरेशन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करती, तब तक ऐसे लार्ज स्केल प्रोग्राम्स डोनर सपोर्ट या एक्सटर्नल बोरोइंग पर रिलाई करते रहेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी ग्रो करे और टैक्स बेस ब्रॉडन हो तो फिर ये प्रोग्राम सस्टेनेबल भी हो सकता है और एक्सपैंड भी। तो ये हैं वो की चैलेंजेस जिनका BISP को सामना है। लेकिन ये फेटल फ्लॉज नहीं है, ये वीकनेसेस हैं उन सिस्टम्स में होती हैं जो इवॉल्व कर सकते हैं। और BISP ने ऑलरेडी मल्टीपल स्टेजेस क्रॉस किए हैं, मैनुअल से डिजिटल, पेपर बेस से बायोमेट्रिक और फेडरल टू मोर लोकलाइज इम्प्लीमेंटेशन। अब ज़रूरत है नेक्स्ट फेज़ की, जहाँ डेटा अपडेट हो, डिलीवरी इम्प्रूव हो और स्ट्रेटेजिक विजन ब्रॉडन हो।
لیکن یہ تبھی ہوگا جب پولیٹیکل لیڈرشپ کا ارادہ ہو اور پالیسی لیول پر کمٹمنٹ مضبوط ہو. اگر یہ دو چیزیں ہوں جائیں تو BISP صرف ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام نہیں رہے گا بلکہ پاکستان کی انکلوسیو گروتھ اسٹریٹجی کا سینٹرل پلر بن سکتا ہے. اب جب ہم BISP کے فائدے، اس کے آپریشنل چیلنجز اور اس کا اوور آل اسکوپ ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہیں تو اب وقت ہے آگے دیکھنے کا. سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. اگر BISP کو فیوچر پروف بنانا ہے، اگر اسے صرف ایک کیش ٹرانسفر اسکیم سے نکال کر ایک انٹیگریٹڈ سوشل پروٹیکشن پروگرام میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو ہمیں کچھ بولڈ اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے ہوں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ وہ پریکٹیکل ریفارمز جو BISP کو اور بہتر بنا سکتی ہیں. سب سے پہلے اور شاید سب سے کرٹیکل اسٹیپ ہے نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری کا اپڈیٹ. BISP کے فاؤنڈیشن ہی ڈیٹا پر ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون اس مدد کا مستحق ہے اور کون نہیں. اگر یہ ڈیٹا آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں NSCR 2019 سے اپڈیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے میپ کے ذریعے پالیسی بنا رہے ہیں جس میں نئے راستے اور نئی دیواریں ہی نہیں ہیں. پورے ملک میں ایک نیا سوشل اکنامک سروے کنڈکٹ کرنا انڈاؤٹڈلی مہنگا ہے، لیکن اگر آپ غلط لوگوں کو پیمنٹ کر رہے ہیں یا حقدار لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو آپ پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں اور پبلک ٹرسٹ بھی. یہ دونوں چیزیں کسی بھی سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. اس لیے NSCR اپڈیٹ صرف ایک ٹیکنیکل ایکسرسائز نہیں، یہ پولیٹیکل اور مورل امپیریٹو بھی ہے. دوسرا ریفارم پیمنٹ سسٹم کو ماڈرن اور ٹرولی انکلوسیو بنانا ہے. اب تک BISP نے ATMs، موبائل والیٹس اور ڈیجیٹل ایجنٹس کا یوز تو شروع کیا ہے، لیکن اصل چیلنج ہے ایکسیس اور ایز آف یوز. اربن ویمن جن کی ڈیجیٹل لٹریسی تھوڑی بہت ہے شاید آسانی سے موبائل سے پیمنٹ لے سکتی ہیں، لیکن رورل پاکستان میں خاص کر بلوچستان، انٹیریئر سندھ، سدرن پنجاب جیسے علاقوں میں بہت سی عورتیں یا تو موبائل فون رکھتی ہی نہیں یا ان کا استعمال کرنا نہیں آتا ہے. یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں، یہ جینڈر ایکسیس کا بھی سوال ہے. ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کیمپینز لانچ کرنی چاہیے جو اسپیشلی لو انکم عورتیں کے لیے ہوں. ساتھ ہی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا اور ان انفارمل ایجنٹس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا جو اللیگل فیس لے کر BISP بینیفیشریز کا نقصان کرتے ہیں. جب تک پیمنٹ ایکسیس ٹرولی سیف، فاسٹ اور ڈائریکٹ نہیں ہوگی تب تک امپاورمنٹ کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوگا. تیسرا پوائنٹ، BISP کو صرف ایک اسٹینڈ لون کیش پروگرام کے طور پر نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم کے طور پر ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ کیش ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ اسی سسٹم کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو اور سروسز تک ایکسیس دیا جائے. امیجن کریں کہ ایک ہی انٹرفیس سے کسی بینیفیشری کو ووکیشنل ٹریننگ ملتی ہو، یا مائکرو فائنانس کے ذریعے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنے کا موقع، یا ہیلتھ انشورنس کے ذریعے اپنے بچوں کا علاج. یہ کنورجنس اپروچ نہ صرف کاسٹ ایفیشینٹ ہے بلکہ اس سے امپیکٹ ملٹیپلائی ہوتا ہے. جب سوشل پروٹیکشن لوگوں کی ایجنسی کو انہانس کرے، صرف انہیں سروائیو کرنے کے لیے مدد نہ دے بلکہ پروگریس کرنے کا راستہ بھی دکھائے تو اس کا لانگ ٹرم اکنامک اور سوشل امپیکٹ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. چوتھا ریفارم ایریا مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا ہے. آج کے ڈیجیٹل زمانے میں ٹرانسپیرنسی کا مطلب صرف آڈٹ نہیں بلکہ ریئل ٹائم اکاؤنٹیبلٹی ہے. BISP کے لیے ضروری ہے کہ ماڈرن ڈیش بورڈز یوز کیے جائیں جہاں ہر ڈسٹرکٹ کا ڈیٹا مانیٹر ہو، کتنی پیمنٹس ہوئیں، کتنی کمپلینٹس ہوئیں اور ان کا کیا ریزولوشن ہوا. کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم یوزر فرینڈلی ہو جہاں بینیفیشریز فون یا SMS کے ذریعے اپنا مسئلہ رجسٹر کر سکیں اور ان کو ٹائملی رسپانس ملے. ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ اور تھرڈ پارٹی آڈٹس اور ریگولر امپیکٹ ایویلیویشن سے یہ انشور کیا جائے کہ پروگرام گراؤنڈ پر واقعی کام کر رہا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی صرف ڈونر کانفرنس کے لیے نہیں بلکہ عوام کے ٹرسٹ کے لیے بھی ضروری ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں فسکل سسٹینیبلٹی کی، جسے ہم اکثر پالیسی ڈسکشن میں پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ وقت کے ساتھ اور کرٹیکل ہو جا رہا ہے. جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، BISP کا بجٹ اب 700 بلین روپے کے قریب پہنچ گیا ہے. ہر سال یہ بڑھتا ہے لیکن ملک کے ٹیکس GDP ریشیو وہیں کا وہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم بنا ٹیکس ریفارمز کی اتنی بڑی سوشل پروٹیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم میں ڈونر یا بورونگ کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ جینوئنلی لانگ ٹرم سوشل پروٹیکشن چاہتے ہیں تو اس کا راستہ ٹیکس بیس بڑھانے سے گزرتا ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا انفارمل اکانومی کو گریجولی فارمل سیکٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ریونیو براڈن ہو اور یہ سپورٹڈ، ٹارگیٹڈ اور پریڈکٹیبل طریقے سے پرووائڈ کی جا سکے. یہاں ایک براڈر اکنامک آرگیومنٹ بھی ہے کہ سوشل پروٹیکشن خرچہ نہیں، انویسٹمنٹ ہے. جب آپ غریب طبقے کو سپورٹ دیتے ہیں تو وہ صرف پیسہ کنزیوم نہیں کرتے، وہ ہیلتھ میں انویسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور یہ سب اکانومی کا حصہ بنتا ہے. یہ ڈیمانڈ کو سٹیمیولیٹ کرتا ہے، ہمیں کیپٹل کو امپروو کرتا ہے اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اکنامک گروتھ چاہتے ہیں تو انکلوسیو گروتھ چاہیے اور اس کے لیے سوشل پروٹیکشن اسینشل ہے. آخری بات
और शायद सबसे अहम पॉलिटिकल विल। अगर स्टेट सीरियस है सोशल जस्टिस को बढ़ाने में, तो BISP जैसी प्रोग्राम सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिसी कोहेरेंस के साथ इस प्रोग्राम को रिफॉर्म करें, प्रोटेक्ट करें और इवॉल्व होने दें, तो BISP सिर्फ गुर्बत कम करने के जरिए नहीं रहेगा बल्कि उस साइकिल को परमानेंटली तोड़ने का टूल बनेगा। ये सारी बातें मिलकर एक रोड मैप देती हैं, एक ऐसा पाकिस्तान के लिए जहां सोशल प्रोटेक्शन किसी की मेहरबानी नहीं है बल्कि एक बुनियादी हक है, जहां हर शख्स को ये यकीन है कि अगर वो क्राइसिस में है तो स्टेट उसका साथ देगी। बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया। जॉइन अस नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।